तो अगर बात करी जाए तो भाई वो बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी थी। दूसरी बात करी जाए तो एक नहीं, और मुझे लगता है मेंबर जैसे बढ़ने वाले हैं। इतनी सारी मतलब बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बट वो क्या है, वो एक तरह से जैसे वो बन गए हैं, जोन 4 में है, उस हिसाब से बनाना है, स्पॉट बन गए जैसे लोग आते हैं। 2023-2024 का विंटर सेशन हमारी पुरानी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में होने वाला लास्ट सेशन था, क्योंकि 28 मई 2023 से अब हमारे एमपीज नए पार्लियामेंट से काम करेंगे और पुरानी बिल्डिंग बस एक हेरिटेज बिल्डिंग की तरह मेंटेन की जाएगी। अब ये इंडियंस के लिए इतना हिस्टोरिक मोमेंट था क्योंकि आजादी के बाद हमारे कॉलोनियल हिस्ट्री के परे बनने वाली ये पहली इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है और इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया को काफी प्रशंसा मिल रही है। नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। इस लेवल तक कि चाइना और पाकिस्तान जैसे लीस्ट एक्सपेक्टेड कंट्रीज ने भी इंडिया को कांग्रेचुलेट कर दिया। बट जहां पर इंडिया इंटरनेशनली नाम कमा रहा है, वहीं पर इंडिया की 18 ऑपोजिशनल पार्टीज इस सेरेमनी को बॉयकॉट कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और सेंट्रल विस्टा दिल्ली के राजपाट एरिया में सिचुएटेड इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, जिसका ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर आपको सारे महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स मिलेंगे, जैसे राष्ट्रपति भवन, पीएमओ, पार्लियामेंट, भारत के सारे मिनिस्ट्रीज, ये सब कुछ मिल जाएंगे। सो 2019 में ना फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके तहत आज सबसे इंपॉर्टेंट तो एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है। लेकिन इसके अलावा भी कई मिनिस्ट्रीज और अकोमोडेशन बिल्डिंग्स को बिल्ड और रीडेवलप करने का प्लान है, जिसका अपडेटेड ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा प्रपोज्ड है। आप दोनों भी प्लान्स को कंपेयर करके समझ सकते हो कि इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत क्या होने वाला है। लेकिन ये सब जनता देख पाए उसके पहले ही 3 बड़ी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई। पहला, 18 ऑपोजिशनल पार्टीज ये कह रहे हैं कि इस नए बिल्डिंग का इनॉग्रेशन पीएम के बदले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों होना चाहिए। बट स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी को इस इनॉग्रेशन के लिए इनवाइट किया क्योंकि एक पीएम पार्लियामेंट में अहम हिस्सा निभाता है। दूसरा, ऑपोजिशन पार्टीज ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट बिल्डिंग में पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी। ऑल्दो खुद कांग्रेस के एक एमपी ने 2012 में लेटर लिख के ये कहा था कि इंडिया को एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत है क्योंकि कंजेस्टेड वर्क प्लेसेस में काम करके प्रोडक्टिविटी कम होती है। फिर तीसरी कंट्रोवर्सी की बात करें तो वो है यहाँ पर इंस्टॉल्ड सेंगोल, यानी एक सेरेमोनियल रॉड, जिसे पीएम ने इनॉग्रेशन के वक्त कैरी किया था। जैसे फॉर एग्जांपल यूके में आज के तारीख में भी स्केप्टर होता है, जो परंपरा के हिसाब से किंग टू किंग पास ऑन होता है। कांग्रेस के एक एमपी ये क्लेम करते हैं कि ये सेंगोल कोई कल्चरल हेरिटेज नहीं है और गवर्नमेंट ने इस सेरेमनी को हाइप करके फेक क्लेम्स किए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये सवाल जायज है कि अगर 18 पॉलिटिकल पार्टीज इस न्यू बिल्डिंग को अपोज कर रही थी, फिर भी इसे बनाया क्यों गया? तो इसके पीछे रूलिंग पार्टी के कुछ रीजंस हैं। जैसे रीजन नंबर 1, डिटीरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग। तो देखो, बात कुछ ऐसी है ना कि जो पुरानी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है वो आज डिटीरियोरेटिंग, यानी कि उसकी हालत खराब हो रही है। कैसे कंडीशन में? इनफैक्ट काफी कम लोग जानते हैं कि जब ये पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी थी 1926 में, उस समय में ही वो गिरना शुरू हो गई थी। सो हुआ यूं, 1918 में मोंटेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत इंडिया में पहली बार बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि 2 हाउसेस को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी लोकसभा और राज्यसभा। तो एक न्यू सभा के एडिशन से एक्स्ट्रा 140 मेंबर्स पार्लियामेंट में ऐड होने वाले थे, बट एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में उनको एकोमोडेट करने की कैपेसिटी नहीं थी। और तभी इनके सीटिंग अरेंजमेंट के लिए 2 प्रपोजल्स आए। पहला, कोई शामियाना या टेंट में मेंबर्स को सेटल करना, और दूसरा, एक नई बिल्डिंग बनाना। अब ये सेकंड प्रपोजल सभी को बेटर लगा और इसीलिए इसे एक्सेप्ट किया गया और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। फिर 1926 में इस नए बिल्डिंग के बनते ही तुरंत इसके अंदर सेशंस होने शुरू हो गए। बट इनॉग्रेशन के कुछ ही महीनों में इस नए बने बिल्डिंग के रूफ टाइल्स गिरने लगे और आर्क्स पर क्रैक्स पड़ने लग गए। और आज के तारीख में इतने साल गए, हालात बद से बदतर हो चुकी। रिसेंटली 2023 में ही इस न्यूज के मुताबिक रूम 37 के ऊपर की जो सीलिंग है वो गिरने लग गई, जो ऑफकोर्स पूरे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन खड़ी कर दी। ऑल्सो रूलिंग पार्टी के हिसाब से ये बिल्डिंग बनी थी 1920s में, तो आज क्या वो 100 साल बाद फायर सेफ्टी नॉर्म्स को कंप्लाई कर पाएगी? और ये भी इस बिल्डिंग को लेकर एक मेजर इशू था। ऊपर से विद टाइम बिल्डिंग को मॉडर्नाइज किया गया था, बिकॉज़ 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो इसमें एसी, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी कई चीजें पार्लियामेंट में इंस्टॉल की गई। लेकिन क्योंकि ये सभी न्यू एडिशंस थे और इसी वजह से इनके लटकते हुए वायर्स बिल्डिंग को और भी ज्यादा हजार्डस बना रहे थे, जिससे फायर सेफ्टी का रिस्क और भी बढ़ रहा था। रीजन नंबर 2, डिलिमिटेशन ऑफ एमपीज। अब इस हेल्थ के प्रॉब्लम के अलावा दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि समय के साथ
एमपीज की संख्या भी बढ़ने लग गई और एमपीज ऐड होने लगे। सो बात कुछ ऐसी है ना कि इंडिया में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए एक एमपी होता है और बढ़ते पॉपुलेशन के साथ इन एमपीज का नंबर बढ़ाया जाता है। लेकिन 1976 के सेंसस में यह डिसाइड हुआ था कि आने वाले 25 सालों तक कोई एमपीज पार्लियामेंट में ऐड नहीं होंगे। इस इंक्रीज फ्रीज को साल 2000 में फिर से 25 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, जो सीधे 2026 में एंड होने वाला है। तो सिंपली समझे 1976 में नंबर ऑफ एमपीज पर कैप लगाया गया था, जिसके मुताबिक उस समय के पॉपुलेशन के हिसाब से एक एमपी 8.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। बट आज सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से एक एमपी 16 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब तो इस बार किसी भी हालत में इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन के साथ इंडिया के एमपीज के नंबर्स को भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि एमपी के नंबर्स बढ़ने पर लगा हुआ फ्रीज 2026 में खत्म होने वाला है। और सीधी सी बात है, इन एडिशनल एमपीज को एडिशनल स्पेस तो लगेगा। बट एमपी बढ़ाने वाले प्रॉब्लम को अगर छोड़ भी दे तो आज भी हमारे पार्लियामेंट में 400 प्लस मेंबर्स है, लेकिन ओल्ड पार्लियामेंट की कैपेसिटी 140 मेंबर्स के हिसाब से बनाई गई, जिससे विथ टाइम कैपेसिटी के बाहर बढ़ाया गया। पर आज की तारीख में हालात कुछ ऐसी हो गई है कि अगर जॉइंट सेशंस भी होल्ड करना हो तो सीटिंग कैपेसिटी एडिक्वेट नहीं है। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग को बनाया गया, क्योंकि पुरानी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एमपीज से इतनी क्रैम्प्ड अप थी कि वहां पर काम करने वाले कई एम्प्लॉइज जो ऐसे एरियाज में काम कर रहे थे जो पहले कॉरिडोर्स थे और स्पेस ना होने की वजह से उन्हें ऑफिसेस और क्यूबिकल्स में कन्वर्ट किया गया। एमपीज के बैठने वाले जगह पर दूसरी रो के बाद सीट्स के आगे डेस्क तक नहीं थे, और इस पुराने स्ट्रक्चर को गवर्नमेंट रिनोवेट भी कितना करती, इसे बने हुए 100 साल के ऊपर जो हो गए थे। 1911 में जब ब्रिटिशर्स ने अपने कैपिटल सिटी को कोलकाता से दिल्ली में शिफ्ट किया, उसके 8 सालों बाद इस पार्लियामेंट्री बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का प्लान डिजाइन किया गया था। अब यहाँ पर आप खुद ही कैलकुलेट करके देख सकते हो कि इसका डिजाइन कितना पुराना है। अब फ्रेंड्स, संसद भवन यानी पार्लियामेंट से लेकर आज के सेंट्रल विस्टा तक पूरी जो हिस्ट्री रही है वो क्या करते हैं। रीजन नंबर 3 का सेविंग मनी। अब सिर्फ कंजेस्टेड होना ही पार्लियामेंट की प्रॉब्लम नहीं थी। इससे पहले मिनिस्ट्रीज के ऑफिसेस काफी स्कैटर्ड भी थे, बट मेजरली मिनिस्ट्रीज रेंटेड ऑफिसेस से काम करती थी। अब इस सब में, जैसे आप इस रिपोर्ट में देख सकते हो, गवर्नमेंट के हर साल 1000 करोड़ रुपए खर्च होते थे। लेकिन अब इस नए बने बिल्डिंग से ये इतना ह्यूज अमाउंट हर साल सेव होगा और एक ही जगह पर सभी लोग समाये होने की वजह से मिनिस्ट्रीज की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। रीजन नंबर 4, प्रमोटिंग रिच एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। अब चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि न्यू बिल्डिंग का डिजाइन इस तरीके से बनाया गया है कि ये सिंबॉलिकली हमारे पुराने कॉलोनियल पास्ट को मिटाएगा और इंडियन कल्चरल हेरिटेज का एक नया दौर लाएगा। ये नया बना हुआ पार्लियामेंट, जिसकी स्पेक्यूलेटेड लाइफ स्पैन अभी 150 साल होगी, वो भारत को अपने आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता दिखेगा। इस बिल्डिंग में टोटल एंट्री के 6 गेट्स हैं, जो कई ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स और स्टैच्यूज से डिजाइन किए गए। एंड माइंड यू, हर एक आर्टिफैक्ट एक डीप मीनिंग होल्ड करता है। जैसे मकर और हंस हमारे इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट करता है, शार्दुल और गरुड़ हमारे इंडियन एयर फोर्सेस को, और वहीं पर अश्व और गज हमारे इंडियन आर्मी को। इसके बाद अंदर एंटर करते ही आपको इंडियन कल्चरल हेरिटेज की एक झलक दिखेगी। हमारे नेशनल बर्ड पीकॉक को इंपॉर्टेंस देने यहाँ के इंटरनल ग्रिल्स उस फॉर्म में डिजाइन किए गए हैं और फ्लोरिंग भी पीकॉक ग्रीन कलर में की गई है। अगर हम यहाँ की सीलिंग को देखें तो इसमें हमारे नेशनल फ्लावर लोटस का इन्फ्लुएंस दिखेगा। एंड इंडियन एपिक्स की तो मैं क्या बात करूं, इसमें समुद्र मंथन के पॉपुलर इंडियन एपिक को तक एक मुरल के जरिए स्तर दिया है। हर चीज प्लेस करने के पीछे एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। इतने सालों से छुपी हुई हमारी भारतीय संस्कृति को भी फाइन आर्ट्स के जरिए सामने लाया गया है। नए पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के वॉल्स पर कुछ वैदिक मंत्रास भी लिखे हुए हैं जो डेमोक्रेसी को डिनोट करते हैं। देखो, बात कुछ ऐसी है कि 13th सेंचुरी में लिखे मैग्ना कार्टा को फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन इंडियन कल्चर में माना जाता है कि 12th सेंचुरी में लॉर्ड बसवेश्वरा द्वारा लिखे गए अनुभव मंटपा के श्लोक में डेमोक्रेसी का सबसे पहला मेंशन किया था, और इसीलिए इसे भी नए बिल्डिंग के वॉल्स पर लगाया गया है। इन्हीं सारे कल्चरल रेस्टोरेशन में इंडियन गवर्नमेंट ने सेंगोल को भी इंस्टॉल करके एक और एक कल्चरल मैसेज दिया है। सेंगोल एक स्केप्टर है जो ट्रांसफर ऑफ पावर को डिफाइन करता है, जिसका कॉन्सेप्ट इंडिया में चोला डायनेस्टी के वक्त से चला आ रहा था, और इसीलिए उसे स्केप्टर के बजाय सेंगोल ही कहते हैं, जिसका तमिल में मतलब होता है रॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। लेकिन ये हमारे इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने के बाद भी आज तक प्रयागराज के किसी म्यूजियम में पड़ा हुआ था। इसके पीछे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जो शुरू होती है 1947 में, क्योंकि सेंगोल को बस इंडिपेंडेंस मिलने के 15 मिनट पहले ही इंडिया को हैंडओवर किया गया था। दरअसल हुआ यह था कि आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ने होने वाले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को पूछा कि उन्हें इस ट्रांसफर ऑफ पावर के हिस्टोरिक मोमेंट को यादगार बनाने वाली कोई सेरेमनी रखनी है क्या, जिस पर नेहरू ने इंडिया के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी यानी राजा जी को कंसल्ट किया। फिर राजा जी, जो इंडियन कल्चर और कस्टम्स के एडमायरर थे, उन्होंने चोला डायनेस्टी के वर्जन से इन्फ्लुएंस होकर इस मोमेंट को एक स्केप्टर या सेंगोल के थ्रू
मार्क करने का सुझाव दिया, जिससे नेहरू जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। इस सेंगोल को बनाने का काम तमिलनाडु, जो चोला किंगडम का बड़ा हिस्सा था, उसी में स्थित थिरुवदुथुराई अधीनम नाम के एक शैवियाइट रिलीजियस यानी गॉड शिवा को सुप्रीम लीडर मानने वाले एक सेक्ट के टेम्पल ट्रस्ट के चीफ को सौंपा गया। फिर आई अंतिम घड़ी। 14 अगस्त रात 11:45 PM को उस टेम्पल ट्रस्ट के डेप्यूटी प्रीस्ट इस सेंगोल ट्रांसफर के रिचुअल के लिए रेडी थे। उन्होंने रिचुअल के तहत इसे माउंट बैटन के हाथ में दिया, जिसके बाद माउंट बैटन ने फिर सेंगोल को रिचुअल कैरी करने वाले पंडित के हाथों में सौंपा। इस एक्ट के बाद उस रिलीजियस लीडर ने सेंगोल पर होली वाटर से रिचुअल्स किए और फिर एक प्रोसेशन के जरिए सेंगोल को होने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंपा गया, एंड थस मार्किंग द ट्रांसफर ऑफ पावर। अब देखो, ये तो हुई हमारे कल्चरल रेस्टोरेशन की बात है, लेकिन जिसके लिए इस नए बिल्डिंग को बनाया गया है यानी डेमोक्रेसी, उसे भी प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करवाने के लिए काफी ध्यान दिया है। और इसीलिए डेमोक्रेसी का सही मतलब जानकर इस नए बिल्डिंग में लगने वाली हर चीजें मेड इन इंडिया के साथ भारत के सारे रीजन्स का कंट्रीब्यूशन भी दिखाती है। जैसे कार्पेट्स को यहाँ पर यूपी से लाया गया है, बैम्बू फ्लोरिंग को त्रिपुरा से, फर्नीचर और टीक वुड को महाराष्ट्र से, और ऐसे कई जगहों से उन जगहों की रिस्पेक्टिव बेस्ट चीजें लाई है जो इंडियन डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी को सिंबलाइज करती है। बट वेट फ्रेंड्स, जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से बनाया गया है, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा या हो रहा है? वेल, मेकर्स ने इसका भी ख्याल रखा है। जहां पर पुरानी बिल्डिंग टोटल सिर्फ 790 लोगों को एकोमोडेट कर पाती थी, एंड नॉट टू फॉरगेट वो बनी थी सिर्फ 150 लोगों के लिए, वहीं पर ये नई बिल्डिंग के अकेले लोकसभा की कैपेसिटी 888 मेंबर्स की है। इनफैक्ट राज्यसभा के करंट 250 मेंबर्स के लिए भी 384 सीट्स की कैपेसिटी बनाई गई है। यानी टोटल मिलाकर ये बिल्डिंग 1224 मेंबर्स को आसानी से एकोमोडेट कर सकती है, विच इज डबल द कैपेसिटी ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। और इस वजह से इसे ये साफ साफ पता चलता है कि इस नए बिल्डिंग को फ्यूचर सर्कमस्टांसेस के बारे में सोचकर भी बनाया गया है। ऑल्सो सेफ्टी के लिए भी कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। जब पुरानी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बन रही थी तब दिल्ली साइस्मिक जोन 2 में आती थी, बट अब वो साइस्मिक जोन 4 में आती है, जिससे रिस्क बढ़ गया है। और इसीलिए ये नई बिल्डिंग भी साइस्मिक जोन 4 सस्टेनिंग कैपेबिलिटी से बनाई गई है। इसके अंदर के फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस के ट्रांसलेटर्स और बायोमेट्रिक वोटिंग लगाकर इसे पूरी तरह से पेपरलेस बनाया गया है। और वही 30% एनर्जी एफिशिएंसी की वजह से इसे गृह 5 स्टार सर्टिफिकेशन भी मिला है। सो अब न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग की डिटेल स्टोरी जानने के बाद आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? क्या वाकई में ये भारत के लिए एक मच नीडेड इन्वेस्टमेंट था, या फिर ऑपोजिशन का सही कहना है? हमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इस बारे में आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स पे बताना, क्योंकि फिलहाल गवर्नमेंट के कई मेजर्स ऑपोजिशन द्वारा काफी ज्यादा स्क्रूटिनी में आए। जैसे रिसेंट का मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जो मुंबई के एक एंड से दूसरे एंड जाने के टाइम को 2 घंटे से 25 मिनट पे लाने वाला है। अब ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो मुंबई की काया पलट करने वाला है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो यहां पर क्लिक करके जरूर देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड। जी, तो गाइस पहले हमने एक वीडियो की थी, उसमें हमने देखा था कि पार्लियामेंट की जो न्यू बिल्डिंग बनाई है और उसके मुताल्लिक था सारा कुछ। और अभी जो उस वक्त हमने कहा भी था कि ये पार्टियों ने क्यों ऐसा कहा है और क्यों मतलब वो रिजेक्ट कर रहे हैं इसको और उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, बाकाटिंग क्यों कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने थोड़ी डिटेल दी है और बताया कि पूरी दुनिया जो है मुबारकबाद दे रही है, लेकिन अपनी 18 पार्टी जो है वो इसका विरोध कर रही हैं। तो बाकी वो तो चलो विरोध कर रही हैं क्योंकि उन्होंने ये बताया कुछ रीजंस कि इस वजह से हम कर रहे हैं, और इन्होंने जो फायदे बताए हैं उसके जो न्यू पार्लियामेंट है और वो चले जी। वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब, ये जो ऑपोजिशन पार्टियां 18 पार्टियां जो नहीं आई या जिन्होंने बाइकआउट किया, मैं कहता हूँ इन्होंने गलत किया मेरे हिसाब से। क्योंकि एक तो असल में पार्टियां एक दूसरे के क्रेडिट देने तक जाती है ना। तब क्रेडिट की जो मुल्क की सलामती को सामने रखना चाहिए। इतनी पुरानी बिल्डिंग है, लोग वहां मर जाए, गिर जाए, वो तब से ही गिरना शुरू हो गई थी जब बनी। साफ पता है, अब वो छोटी बिल्डिंग और है, साथ में वो खुद की बनाई हुई थी, गोरों की दी हुई थी। वो 1000 करोड़ के 100 करोड़ नहीं बोल रहे थे कि जो लोग वहां के जो बंदे काम करने वाले हैं उनको अलग किराए पे। जी तो फ्रेंड्स, देखा आपने, बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो थी भाई की। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि न्यू पार्लियामेंट बनाना क्यों जरूरी हो गया था। क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका तो बाइकआउट था, मगर ऐसा ही होता है जब भी कोई हुकूमत कोई अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आती है, कोई अच्छा काम करती है, तो जारी बात है अपोजिशन जो पार्टीज होती हैं उन्होंने उसमें कुछ ना कुछ नुक्स तो निकालने होते हैं।
क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि इसका जो पॉजिटिव क्रेडिट है वो पार्टी को मिल जाए। तो इसीलिए मोदी सरकार ने ये एक बहुत अच्छी, मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप था, क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग थी पार्लियामेंट की वो 100 साल पुरानी थी, और आप भी यही समझते हैं कि जो चीजें इतनी अच्छा जी भाई, तो दैट्स फॉर टुडे रिएक्शन। और इसमें बेसिकली हमें ये जाना कि क्रिटिसिज्म जो किया जा रहा है न्यू पार्लियामेंट के ऊपर वो क्यों किया जा रहा है, तो उसमें उन्होंने एक एक फैक्ट के साथ उसको डिनाई किया कि ये क्रिटिसिज्म बनता नहीं है सीरियस से ही। तो इसमें एक चीज़ को मैं वाकई को रिलेट कर सकता हूँ कि जब पुरानी बिल्डिंग के अंदर आप जब नए इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल करते हैं तो काफ़ी खलाड़ा जिसे कहते हैं ना वो पड़ जाता है। तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया कि क्योंकि वो ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी, तो उसके अंदर जब नई इंस्ट्रूमेंट को ऐड किया गया यानी इंस्टॉल किया गया तो वो काफ़ी जो सा अजीब लग रहे थे। इवन को उन्होंने बताया कि एक रूम जो सा उसकी सीलिंग टूट के नीचे गिर गई, तो इस वजह से उसके बाद उन्होंने बताया कि काफी देखी नहीं हमने। सबसे पहले तो अगर बात करी जाए तो भाई वो बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी थी, दूसरी बात करी जाए तो एक नहीं, और मुझे लगता है मेंबर जैसे बढ़ने वाले हैं, इतनी सारी मतलब बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बट वो क्या है वो एक तरह से जैसे वो बन गए हैं जोन 4 में है, उस हिसाब से बनाना है, स्पॉट बन गए जैसे लोग आते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ से देश चलता है, जरूरी मीटिंग्स, पीएम प्रेसिडेंट, समझ रहे हैं, हर कोई होता है यहाँ पे, हर कोई जो भी। और वही वाली बात आ गई, जैसे तार लटक रहे हैं, हर एक चीज हो रही है, जोन 4 के हिसाब से बनानी है। अच्छा नहीं लगता वो भी, चलो एक अलग बात, लेकिन एक सेफ्टी वापस से वो बहुत पुरानी। यहाँ पहले 8.5 लाख लोगों के लिए एक MP बनाते थे, आज के टाइम पे वो 16.5 लाख के लिए है। और मेरे हिसाब से 2026 में ना हो जाएगा, वो हट जाएगा, वो कैप हट जाएगा और मेंबर्स बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से भी। और हर एक चीज डाइवर्सिटी की बात